नमस्कार, मैं अजीत कुमार इग्नू से आप सभी छात्र छात्राओं एवं इस कार्यक्रम को देखने वालों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग मिट्टी की दुनिया वर्ल्ड ऑफ क्ले के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम है सर्टिफिकेट इन क्राफ्ट एंड डिज़ाइन पॉटरी, शिल्प एवं डिज़ाइन में कुंभकारी प्रमाण पत्र कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 4 पाठ्यक्रम हैं, 4 कोर्सेज हैं। एक थ्योरी का कोर्स है वर्ल्ड ऑफ क्ले, मिट्टी की दुनिया, और इसके अतिरिक्त 3 और कोर्स हैं, जिसमें से 2 प्रैक्टिकल के लैब कोर्सेज हैं और एक आपका प्रोजेक्ट कोर्स है। तो आज हम लोग जो थ्योरी का कोर्स है आपका मिट्टी की दुनिया, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो छात्र इस कार्यक्रम को ले रहे हैं और इस सत्र में हैं, उनके लिए उनकी परीक्षा 11 जून को 10 से 1 बजे के बीच में है। आप में से अधिकांश छात्रों को इस पाठ्यक्रम के लिए जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा, उनको हॉल टिकट मिल गए होंगे। यदि किन्हीं को नहीं मिला है तो वे इग्नू के वेबसाइट पे www.ignu.ac.in ये हमारा वेबसाइट है, उस पे आप अपने हॉल टिकट वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि आपका जो ये पाठ्यक्रम है, जो कोर्स है मिट्टी की दुनिया वर्ल्ड ऑफ क्ले, इसका क्या स्वरूप है। तो सबसे पहले चूंकि परीक्षा नज़दीक है, मैं आपको उसके विषय में ही थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि ये पत्र जो आपका होगा 11 जून को जो नियत है, तो इसके अंतर्गत आपसे कुछ सवाल जो एक पहला प्रश्न जो होगा कंपलसरी, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें कि विभिन्न विकल्प दिए गए होंगे और आपको उसमें से सही उत्तर चुनना है। और ये आपको पॉटरी से संबंधित जो भी जानकारी है, जो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल की जो किताबें दी गई हैं, उसके अंतर्गत से ही प्रश्न इसमें होंगे। इसके अतिरिक्त जो बाकी प्रश्न होंगे वो भी पॉटरी से ही रिलेटेड होंगे, लेकिन उसमें आपको स्केचेज की प्रमुखता होगी। अर्थात चूंकि आप एक ऐसे कार्यक्रम में हैं जिसमें कि डिज़ाइन की प्रमुखता है, शिल्प एवं डिज़ाइन, इसमें डिज़ाइन पे स्ट्रेस दिया गया है। तो डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपका एक्सप्रेशन जो है, आपकी अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से हो। इसको ध्यान में रखते हुए जो आपके प्रश्न होंगे उसमें प्रमुखता चित्रों की होगी। अर्थात आप अपने जो भी उत्तर दें उनको चित्रों से जरूर संयोजित करें, उसमें चित्र जरूर बनाएं, स्केचेस बनाएं, और जितने ज़्यादा स्केचेज आप उसमें बना सकते हो वो बनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि आपको प्रश्न पूछा जाता है, जैसे फर्ज कीजिए कि आपसे सवाल पूछा गया कि मिट्टी की सफाई कैसे होगी, इसको आप चित्र सहित समझाएं। तो आपने केवल एक स्केच बना दिया कि क्ले, वॉशिंग ऑफ क्ले। तो क्ले को वॉश करते हुए आपने एक चित्र बना दिया और आपने उत्तर दे दिया। 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, तो अगर उसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं या 4 प्रश्न करना है, तो आप ये देखिए कि उसके जितने भी स्टेप हैं वॉशिंग ऑफ क्ले के, यानी कि जब आप मिट्टी को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ क्ले कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। उसके बाद आप मिट्टी को तोड़ते हैं। अगर ड्राई क्ले है तो पहले आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उसकी सफाई करेंगे, जो कंकड़ पत्थर या ऐसी चीजें हैं उसको आप निकालेंगे। फिर उसको एक टैंक में मिट्टी को भिगोना है, पानी के अंदर आप उसको सबमर्ज करके रखते हैं। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं, पानी में स्थिर होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो मिट्टी जो है वो पानी से अलग हो जाए, नीचे बैठ जाए, जिसको थिराना कहते हैं। और उसके बाद ऊपर की पानी निकाल देते हैं।
इसके बाद मिट्टी को आप ग्राउंड पे या जमीन पे थोड़ी राख फैला करके मिट्टी को उसके ऊपर डाल देते हैं, ताकि उसका बचा हुआ पानी भी सीपेज के थ्रू मिट्टी में चला जाता है। फिर उसके बाद आपका वो केक तैयार हो जाता है, आप उसको रखते हैं। तो ये जितने भी सारे स्टेप इसमें दिए गए हैं, वो सारे स्टेप के स्केचेज आपको बनाने चाहिए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी प्रोसेस है, फर्ज कीजिए कि आपको दिया गया कि हैंड बिल्ड पॉटरी के अंतर्गत आपको कोई भी एक चीज बनानी है, एक बॉक्स बनाना है स्लैब प्रोसेस से, तो आप इसको चित्र सहित समझाएं। तो इसमें इसके चित्र महत्वपूर्ण हैं हर एक स्टेप में, कि आप शुरू करें कि आप मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे। मिट्टी को लेंगे, फिर उसको आप क्या प्रोसेस अपनाएंगे, मिट्टी का गोला बनाएंगे और उसको फिर उसको चौरस करेंगे, यानी प्लेट के फॉर्म में लाएंगे, तो कैसे लाएंगे। तो इन सारे स्टेप्स के चित्र आपको बनाने हैं। तो आपकी इसमें जो ये जो परीक्षा होगी थ्योरी की, इसमें आपके कई स्किल का टेस्ट एक साथ होता है। अर्थात कि एक तो आप उसको जानते हैं, उस प्रोसेस को जानते हैं कि कैसे वो काम किया जाता है। दूसरा ये होता है कि आपका एक्सप्रेशन जो है वो वर्ड्स में नहीं बल्कि स्केचेस में कैसा है, यानी कि आपकी डिजाइन कैपेबिलिटी कितनी इम्प्रूव हुई है। तो स्केचेस भी आप कई तरीके से बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल उसके 3 डायमेंशनल और बहुत सुंदर चित्र बनाएं। आपको अपने एक्सप्रेशन को दिखाना है कि आप अपनी अभिव्यक्ति कितने सुंदर तरीके से चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपके डायग्राम जो आपके स्केचेस हैं वो स्कीमेटिक डायग्राम हो सकते हैं, लाइन डायग्राम हो सकता है, जहां जरूरत है आप उसको शेडिंग कर सकते हैं। तो यानी कि आपका जो चित्र हो इस स्थिति में हो कि जो कुछ भी प्रोसेस है उसको वो बेस्ट डिपिक्ट करता हो, वो सारी बातें उसकी सामने आ जाती हों, ताकि आपको उसमें लिखना कम पड़े और आप स्केच के माध्यम से उसको दिखा पाए। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 3 घंटे का समय होता है, उसके अंदर अधिकांश प्रश्न जो होंगे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को छोड़ के वो स्केचिंग के ऊपर होगा कि स्केच के माध्यम से आप अपना एक्सप्रेशन करें। तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्केचेज जितने आप बना सकते हैं, जितनी आप जरूरी समझते हैं, और बेस्ट वे में जो आप स्केच कर सकते हैं उसको आप करने की कोशिश करें। आपके कोर्स के अंतर्गत लिटरेचर का भी मॉड्यूल है, तो उसमें भी एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा उसका, और दूसरा उसमें जो स्टोरीज है या जो भी निबंध है उसके ऊपर भी कोई स्केच बनाने के लिए आ सकता है। तो उस स्थिति में आप उसके जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके मनोभावों को समझते हुए उसके अनुसार आपको इमेजिनरी स्केचेस बनाने हैं, काल्पनिक चित्र बनाने हैं, लेकिन वो आधारित होगा उस पाठ के विषय वस्तु के ऊपर। तो आप उसको भी ध्यान से बनाएं। तो ये परीक्षा के संबंध में मेरा निवेदन ये था कि आप कम से कम लिख के स्केच के माध्यम से आप जितना कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं, आपके इस कैपेबिलिटी का टेस्ट भी इस एग्जामिनेशन में होता है। तो आप जो स्केच मीडियम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और उसी में आंसर करने की कोशिश करें। अब मैं आता हूं आपका जो पूरा कोर्स है वर्ल्ड ऑफ क्ले, यानी जो ये थ्योरी का कोर्स है, तो इसमें आपको जो भी किताबें दी गई हैं, जितनी भी किताबें दी गई हैं उसके अंतर्गत जो कुछ लिखा हुआ है वो इस कोर्स के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कुछ बातें प्रैक्टिकल की भी हो सकती हैं, प्रैक्टिकल से संबंधित जो जानकारी है और जो हो सकता है किताबों में ना हो लेकिन आपको स्टडी सेंटर पर बताया गया हो या जिसकी उम्मीद की जाती है कि आपको मालूम होगा, तो उस पर भी कुछ सवाल इसमें हो सकते हैं और उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे अधिकांशतः प्रश्न जो होगा वो जो आपको किताबें दी गई हैं उन्हीं में से होगा। आपको सबसे पहले तो जो मिट्टी की तैयारी है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले,
वो किताब है जिसमें कि आपको कलेक्शन ऑफ क्ले, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्ले, कैसे आप मिट्टी पहचानेंगे, मिट्टी कलेक्ट कैसे करेंगे, और फिर वॉशिंग ऑफ क्ले है। और उसी किताब के अंतर्गत स्टोनवेयर के प्रोसेसेस के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है, जिसमें कि डिफरेंट मशीन्स हैं, बॉल मिल है, पग मिल है, फिल्टर प्रेस है, मिक्सिंग आर्क है। तो इन सब मशीन्स के बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी दी गई है। फिर आपको जो एक किताब है लिटरेचर के ऊपर, जिसमें कि 4 पार्ट है। तो इसमें 2 कहानियां हैं, एक निबंध है और एक में कविताएं हैं। मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है उससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। निबंध जो है वो पॉटरी के ऊपर ही निबंध है। एक बढ़िया निबंध है जिसमें कि ये बताया गया है कि परंपरागत रूप से कुंभकारी का या पॉटरी का काम कितना महत्वपूर्ण था, और आज के संदर्भ में मॉडर्न एज में इसका क्या रेलेवेंस है, ये भी आपको बताया गया है। तो एक अच्छा निबंध है, पढ़ने लायक, और उसमें मेरे बताने लायक कुछ खास नहीं है। निबंध बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। एक ऐसा विषय वस्तु चर्चा में लाया गया है जो परंपरागत रूप से जुड़ा हुआ है कुंभकारों से, और उसमें कहीं ये भी दिखाया गया है कि जो कुंभकार है उनकी स्थिति आज अच्छी नहीं है। हालांकि आज के आधुनिक संदर्भ में जो मिट्टी की वस्तुएं हैं उनकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। लोगों को वो पसंद आता है क्योंकि उसके अंदर आर्ट इन्वॉल्व है और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल है। तो इस तरह की चर्चा उसमें की गई है। तो वो एक निबंध का पार्ट है। इसके अतिरिक्त 2 कहानियां दी गई हैं, बड़ी क्लासिक और अच्छी कहानियां हैं जो कि हिंदी साहित्य से चुन करके इस पाठ में रखा गया है। एक है हार की जीत, वो सुदर्शन का लिखा हुआ, बाबा भारती और उनके घोड़े के ऊपर, वो काफ़ी अच्छी कहानी है। तो आप उसमें जैसा कि टाइटल ही दिया हुआ, शीर्षक है इस कहानी का हार की जीत, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो उसमें कैरेक्टर है, जो एक डकैत है खड़क सिंह, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका दिल परिवर्तन हो जाता है इस कहानी के अंतर्गत बाबा भारती के माध्यम से। तो इसमें यही दिखाया गया है कि बाबा भारती इसमें अपना घोड़ा खो करके भी, मतलब हार करके भी जीत जाते हैं। तो वो उसका दिल जीत जाते हैं, जो इसमें डाकू है खड़क सिंह। तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आपने पढ़ा होगा तो आपने जरूर ही उसको पसंद किया होगा, और उससे संबंधित प्रश्न आपको हो सकते हैं। दूसरी कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई पूस की रात। तो ये भी बड़ी मार्मिक कहानी है और यथार्थ पे आधारित है कि जो किसानों की स्थिति है, ये हालांकि कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पुराने समय की लिखी हुई है, लेकिन आज के किसानों के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है कि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। और जाड़े की रात में, जो पूस की रात है कहानी का शीर्षक ही, तो पूस में बहुत ठंड पड़ती है और उसमें किसान जो है रात भर जग के वो खेत की रक्षा करता है और उसमें फसल उगाता है, पर उसके पास चुकाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए या एक कंबल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये दयनीय स्थिति उसमें दिखाई गई है। और उसमें एक आपने देखा होगा आखिर में कि वो जब नील गाय आते हैं तो वो खेतों को चरने के लिए वो छोड़ देता है, क्योंकि ये एक तरह का उसका विद्रोह है। इस कहानी में वो ये दिखाया गया है कि वो पूरे सिस्टम के साथ जो भी व्यवस्था बनी हुई है किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है और जिनके पास साधन नहीं है, तो ऐसे गरीब किसानों की स्थिति को उसमें दर्शाया गया है। तो उसमें जो कैरेक्टर है हल्कू, जो खेती करता है, तो वो हल्कू एक तरह से अपना विद्रोह प्रदर्शित करता है। एक तरह से जो भी सोसाइटी का सिस्टम है कि जिसमें वो खेती करेगा पूरे साल भर,
पूरी ठंड और गर्मी में वो उसकी रक्षा करता है और अपना सब कुछ उसमें लगा देता है। उसके बावजूद वो अपने बच्चे की बीमारी के लिए इलाज नहीं करवा सकता, वो एक कंबल नहीं खरीद सकता, वो अपने कर्ज नहीं चुका सकता और खाने के लिए भी कभी मोहताज होना पड़ता है। तो इस दयनीय स्थिति के खिलाफ उसका विद्रोह इस रूप में उसने किया है। एक बड़ा ही अनोखा है उसका विद्रोह करने का तरीका कि वो अपना फसल जो है गायों को चरने के लिए छोड़ देता है कि अब उस फसल को रखने से भी क्या फायदा है। यानी कि वो एक तरह से रिजेक्ट करता है पूरे सिस्टम को कि ये खेती करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए वो उसको जानबूझ करके छोड़ देता है, जबकि वही उसका पूरा आधार है, उसके ऊपर ही उसके आगे की जिंदगी निर्भर करती है। पर एक तरह का विद्रोह इसमें प्रदर्शित किया गया है। आज भी किसानों की कमोबेश वो स्थिति है। ग्रामीण परिवेश से लिया गया एक अच्छी कहानी है पूस की रात, और हिंदी साहित्य में ये प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, इसलिए आपके पाठ में रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ कबीर और रहीम के दोहे हैं, जो कि कुछ दोहे तो मिट्टी से संबंधित हैं और कुछ अन्य नीति और जीवन की सार्थकता से संबंधित कुछ दोहे रखे गए हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त आपका एक किताब आपको हैंड बिल्ड पॉटरी के ऊपर है, जो आप प्रैक्टिकल में आपने जो कुछ किया होगा उसमें भी इससे आपको मदद मिली होगी। और हैंड बिल्ड पॉटरी के जो प्रोसेसेस हैं वो इसमें बताया गया है कि जो अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं हैंड बिल्ड पॉटरी में, तो उनका वर्णन इसमें है। आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे वो चीज़ें बनानी हैं, तो इस पे आधारित प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या स्केच वाला जो प्रॉब्लम है उसमें हो सकता है। तो इसमें हैंड बिल्ड पॉटरी के डिफरेंट प्रोसेसेस बताए गए हैं। आप मिट्टी तैयार करते हैं, आपको पिंचिंग प्रोसेस की जानकारी दी गई है कि पिंचिंग से वो अंगूठे से दबा करके आप कोई भी जो पात्र है आपका, कोई भी पॉट है, उसका आप बेस पहले तैयार करते हैं। और उसके बाद क्वाइलिंग प्रोसेस है, यानी कुंडली के माध्यम से फिर आप कोई पात्र बनाते हैं। क्वाइलिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, उससे कई बड़े बर्तन भी बनाए जाते हैं। खास तौर पर आप जो ये बड़े मटके, बहुत बड़े बर्तन जो देखते हैं, तो वो चाक पर बनाने संभव नहीं होते उतने बड़े बर्तन, तो उनको क्वाइलिंग और बीटिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा भुवनेश्वर में जो बड़े घोड़े या इस तरह की कलाकृतियां बनती हैं, तो उसमें भी क्वाइल्स बना के और फिर बीटिंग करके उसको वो शेप दिया जाता है। तो वो क्वाइलिंग प्रोसेस उसमें बताया गया हैंड बिल्ड पॉटरी के अंतर्गत। इसके अलावा स्लैब प्रोसेस है। आप बेलन से एक अखबार या गत्ते के ऊपर मिट्टी को, प्रोसेस की हुई मिट्टी को रख करके उसको आप चौरस बेल देते हैं, फ्लैट शीट उसकी आप तैयार कर लेते हैं और फिर उसकी कटिंग करके एग्जैक्ट शेप में उसको आप लाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स को फिर आप कैसे जोड़ते हैं, ज्वाइनिंग या ल्यूटिंग प्रोसेस जो है ये बताया गया है। उसमें मोस्टली क्ले स्लिप यूज़ करते हैं और उसके सरफेस को भी थोड़ा रफ करना पड़ता है जोड़ने के पहले, और ये सारा प्रोसेस करते हैं जब वो मिट्टी हार्ड, लेदर हार्ड हो जाती है, मतलब जैसे चमड़ा जितना कड़ा होता है इतनी कड़ी मिट्टी हो तो फिर उसको शेप देना आसान होता है, क्योंकि उसका शेप जो है वो बहुत छोटे मोटे प्रेशर से या अपने आप सेल्फ वेट से चेंज नहीं होता। जैसे आपने शुरू में ही मिट्टी तैयार की, तैयार करने के बाद आपने उसको एक उसकी शीट बना दी, उसको काट लिया शेप में, तो आपको देखना चाहिए अगर मिट्टी ज़्यादा गीली है, उसमें नमी ज़्यादा है, तो वो लेदर हार्ड नहीं होता। उस केस में अगर आप एक स्लैब के ऊपर दूसरे स्लैब को खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो सेल्फ वेट से मुड़ जाएगा, उसमें बकलिंग हो जाएगी, वो बीच में ऐसा शेप ऐसे मुड़ सकता है। अगर आपने एक के ऊपर आपने दूसरा ही रखने की कोशिश की और
अगर ये ज़्यादा लंबा हुआ और इसमें नमी ज़्यादा है तो ये ऐसे मुड़ सकता है, सेल्फ वेट से मुड़ सकता है। तो इसलिए मिट्टी को देख लेना चाहिए कि वो लेदर हार्ड हो जाए, ताकि वो अपने सेल्फ वेट से वो ना मुड़ जाए। उसका शेप, जो भी शेप आपने दिया है, और अलग अलग पार्ट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो जिस शेप में है वो अपनी शेप को बरकरार रखे। तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेदर हार्ड क्ले, यानी चमड़े के समान जब सख्त हो जाती है मिट्टी तो फिर वो लेदर हार्ड होती है। और ये मिट्टी के प्लास्टिक लिमिट के अंदर होता है, यानी कि जो मिट्टी के ऊपर जो अभी आपने डिस्प्ले करा दोबारा से दिखाइएगा, से डिस्प्ले करा था। अच्छा, देखिए मेरा कहना ये था कि अगर आप इसके ऊपर जो आपकी मिट्टी होती है और स्लैब प्रोसेस में आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अगर उसमें नमी ज़्यादा होगी मिट्टी में, फर्ज कीजिए कि ये एक स्लैब है नीचे और इसके अंदर ये दूसरे स्लैब को जोड़ना है, ज्वाइन करना है। अगर ये लेदर हार्ड नहीं होगा, इसमें नमी ज़्यादा होगी, तो इसमें एक बकलिंग हो जाएगी, इस तरीके से बकलिंग हो सकती है। ये जो आपका ये शीट है या जो स्लैब है, ये ऐसे मुड़ सकता है सेल्फ वेट के कारण। लेकिन अगर वो लेदर हार्ड हो जाता है तो फिर वो उसमें मुड़ने के चांसेस कम होते हैं और वो इस तरीके से स्थिर रह सकता है। तो ये जो स्टेबिलिटी है, ये और भी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे जो इसकी दीवार की मोटाई है, जिसको स्लेंडरनेस कहते हैं। तो दीवार की मोटाई अगर कम होगी तो उसके मुड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी जो लंबाई है, अगर हम इसको इस तरीके से रखें तो फिर इसके मुड़ने के चांसेस सेल्फ वेट में ज़्यादा होते हैं। और तीसरी चीज़ जो है उसकी नमी है। तो जो शेप है और जो उसका थिकनेस है मिट्टी की दीवार का, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, कि आप कोई भी चीज़, कोई बॉक्स बना रहे हैं या कोई भी आकृति आप बना रहे हैं स्लैब प्रोसेस में, तो आपको डिजाइन के अंतर्गत ये आता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हम उसके दीवार की मोटाई कितनी ज़्यादा रखें। उसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए कि उसमें स्टेबिलिटी हो, वो अपने आप गिर न जाए और सेल्फ वेट से उसका शेप न चेंज हो जाए लेदर हार्ड कंडीशन में भी। क्योंकि बहुत पतला शीट आप लेंगे तो लेदर हार्ड कंडीशन में भी उसमें बकलिंग हो जाएगी। और अगर उसका स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं, मतलब उसकी जो लंबाई है और उसका वाल का थिकनेस का जो रेशियो है, वो स्लेंडरनेस रेशियो कहा जाता है। तो स्लेंडरनेस जितना ज़्यादा स्लेंडर हो जाएगा, उतने उसके बकलिंग के या मुड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये तो एक अलग बात है जो उसके शेप पे डिपेंड कर रहा है, जो कि आपको एक्सपीरियंस से उसको करके देखना पड़ेगा और धीरे धीरे अनुभव से आपको पता चल जाएगा कि अगर हमको इतनी ऊंचाई का कोई एलिमेंट लगाना है तो फिर उसके दीवार की मोटाई कितनी रखनी पड़ेगी। जो मैं दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि अगर उसमें पानी की अगर उसमें नमी ज़्यादा होगी, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उस केस में भी उसमें बकलिंग हो सकती है, उसका शेप खराब हो सकता है। इसलिए आपको उसको थोड़ा सा पानी इतनी मात्रा में होना चाहिए कि उसको शेप दिया जा सके, लेकिन उसको लेदर हार्ड कंडीशन कहते हैं कि वो अपने आप उसके सेल्फ वेट से उसका शेप चेंज ना हो। आप उसे जिस पोजीशन में छोड़ें, जिस अवस्था में छोड़ें, उसी अवस्था में वो रह जाए। तो उस पानी की जो उसमें मात्रा होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि वो प्लास्टिक लिमिट के अंदर हो, लेकिन इतना भी कम पानी ना हो कि आप अगर उसे शेप देने की कोशिश करें तो वो टूट जाए। तो फिर वो बियॉन्ड प्लास्टिक लिमिट हो जाता है, वो चीज़ें, मतलब वो श्रिंकेज लिमिट के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर वो मिट्टी जो है वो एक तरह से सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में चली जाती है। तो उस सॉलिड स्टेट में वो मिट्टी ब्रेक हो जाएगी। तो उतने कम पानी में आपका काम नहीं हो सकता। तो नमी होनी जरूरी है, पर इतनी ही नमी हो कि वो जो शेप दिया जाए उस शेप में वो स्टैंड कर सके। तो ये आपको प्रिकॉशन जो है, ये सारा प्रिकॉशन आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, आपने चीज़ें बनाई होंगी, अनुभव से भी सीखा होगा।
इसके एक्सपेरिमेंट और थ्योरी की बहुत सारी बातें हैं, पर जो इस कोर्स में इम्पॉर्टेंट है वो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। आपने खुद बना के देखा और आपका अनुभव होगा कि आप कैसे कितनी नमी होनी चाहिए और किस स्टेट में आप कैसे पात्र बना सकते हैं। तो वो जो आपका अनुभव है वो इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि यहाँ जोर हमारे क्राफ्ट पे है, न कि उसके पीछे जो थ्योरी है उसको बहुत ज़्यादा इसमें इस कार्यक्रम में नहीं रखा गया है। तो ये था कि जो आपके हैंड बिल्ड पॉटरी है तो उसके अंतर्गत आपने प्रैक्टिकल में भी प्रैक्टिकल किया होगा। आपने ये किताब भी देखी होगी जिसमें कि हैंड बिल्ड पॉटरी की बहुत सारी बातें इस तरह की बातें बताई गई हैं। डूज एंड डोंट्स हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें, कैसे ज्वाइन करें, टाइल्स कैसे बनते हैं, ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा आपने डायनेमिक क्ले फॉर्म, गतिक आकार के आधार, बेसिक्स ऑफ डायनेमिक फॉर्म्स, ये किताब भी आपको दी गई है जिसमें कि आप डायनेमिक स्टेट में जो फॉर्मिंग करते हैं, यानी चाक के ऊपर आप जो चीज़ें बनाते हैं, तो उसकी जानकारी इसमें दी गई है कि आप डायनेमिक स्टेट में कैसे बनाते हैं। तो इस पर भी अगर आपको प्रश्न आता है, आप ध्यान रखिए कि जितने भी स्टेप हैं, अगर फर्ज कीजिए कि इसमें एक सवाल आता है कि आप मिट्टी का गमला या घड़ा या कोई भी पात्र, दिया या एक बाउल आप कैसे बनाएंगे, तो आप इसे चित्र के माध्यम से दिखाएं। तो आप सिर्फ एक चित्र ना बनाएं, शुरू से आखिर तक लेकर, यानी मिट्टी का गोला बनाने से लेकर और फिर उसका जो रिमूविंग करते हैं, जो कटिंग करते हैं थ्रेड से, वहां तक के जितने स्टेप हैं, आप पहले मिट्टी का गोला बनाते हैं, उसको फिर आप अटैच करते हैं जो आपका व्हील है उसके ऊपर, फिर उसकी सीलिंग करते हैं चारों तरफ से ताकि पानी जो है उसके अंदर ना जाए। जो भी एक्स्ट्रा वाटर है आपने आप हाथ में लगाते हैं, वो पानी फिर नीचे होता हुआ, अगर नीचे सील्ड नहीं है तो वो बेस के अंदर पानी जाएगा, फिर वो बेस आपका उखड़ जाएगा, तो आप उसकी सीलिंग कर देते हैं। फिर कोनिंग प्रोसेस है, आप उसको उसके अंदर, मिट्टी के अंदर जो हवा के बुलबुले हैं तो उनको आप कोनिंग प्रोसेस से उनको निकालते हैं, क्योंकि ये हवा के बुलबुले अंदर रह गए तो फिर ये जब आप भट्टी में डालेंगे तो उस समय जो थर्मल एक्सपेंशन होगा एयर का, वो मिट्टी की तुलना में ज़्यादा होगा और वहाँ दरार पड़ जाएगी। और ये पता भी आपको उसी वक्त चलेगा। आप सारी मेहनत कर लेंगे, आप एक शेप देंगे, उसे सुखाएंगे, फिर आप भट्टी में ले जाके पकाएंगे, और पकाने के बाद जब आप निकालेंगे तो पता चलेगा कि दरारें पड़ी हुई हैं, आपका बर्तन टूटा हुआ है। तो उसमें एक प्रमुख कारण ये होता है कि उसमें हवा के बुलबुले रह गए। दूसरा कारण ये होता है दरार पड़ने में कि जब आपने सुखाया था तो वो अच्छी तरह अंदर तक नहीं सूखा था, तो उसके कारण से मॉइस्चर अंदर रह गया। तो जब आपने उसे भट्टी में रखा तो हीट के कारण अंदर जो मॉइस्चर है वो वेपोराइज होगा और फिर उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा मिट्टी की तुलना में, तो वो भी मिट्टी को तोड़ सकता है। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि आपके पॉट में जो दरार आती है। इसके साथ ही जुड़ी हुई एक बात है कि आप मिट्टी की दीवार जितनी मोटी रखेंगे तो उसके भी क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो जो टेम्परेचर है, अगर कोई भी चीज़ आपने बनाई है और पात्र के अंदर और बाहर का टेम्परेचर डिफरेंस अगर है तो उसके कारण से वो क्रैक आ सकता है। दूसरा ये होता है कि मोटी दीवार में अक्सर अंदर का भाग नहीं सूखा होता है, लेकिन बाहर से ऐसा आपको प्रतीत होता है कि वो पूरा ड्राई हो गया, वो सूख गया, और आप उसको भट्टी में डाल देते हैं तो अंदर जो नमी रह जाती है वो फिर एक्सपैंड करके और वो अंदर से तोड़ देती है पात्र को। तो ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन बहुत ही पतली दीवार हो तो उसके भी टूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम होता है, जो मिट्टी का जो भी शेयर स्ट्रेंथ है। तो अगर बहुत पतली दीवार होगी तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाने के कारण वो थोड़ा भी स्ट्रेस या कोई भी प्रेशर या लोड पड़ता है तो वो टूट जाता है। तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए, दीवार की इतनी मोटाई हो जो आसानी से सूख जाए
और उसे धीरे धीरे सुखाएं। आपको अनुभव होना चाहिए कि कितनी मोटी दीवार है तो कितने समय में सूखेगी। लोग बनाते हैं, बहुत मोटी दीवारें भी होती हैं, पर उसे प्रॉपरली अगर सुखाया गया है, मिट्टी को तैयार करते वक्त अगर ये ध्यान रखा गया है, जैसे चाक पर आप बना रहे हैं तो कोनिंग प्रोसेस में उसको कई बार मिट्टी को ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको नीचे करते हैं ताकि उसके अंदर जो हवा के बुलबुले हैं वो बाहर निकल जाएं। और फिर कभी कभी उसको बीच के सेक्शन से काट करके देखते भी हैं कि अगर हवा के बुलबुले हैं तो उसके आपको निशान आपको अंदर दिखाई देंगे, तो इसका मतलब कि अभी बुलबुले नहीं निकले हैं, आपको और भी ज्यादा कोनिंग प्रोसेस करने की जरूरत है। कोनिंग के बाद आप फिर ओपनिंग करते हैं, मिट्टी के बीच में अंगूठा लगा करके और उसे खोलते हैं। और फिर उसी समय जब आप ओपनिंग करते हैं तो आप ये ध्यान देते हैं कि उसका बेस और वाल का एक रेशियो दिया गया है आपकी किताब में, जो कि 1:3 है, बेस इज टू वाल। यानी शुरू में वाल जो है 3 टाइम्स मोटा होता है बेस से, बाद में आप वाल को रेज करते हैं, जब आप ऊपर उठाते हैं तो वाल की थिकनेस कम हो जाती है। तो ये एक अंदाजा दिया गया है, एग्जैक्टली उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। एक जो पाया गया है अधिकांश जगह कि आप शुरू में ही अगर नीचे मिट्टी बहुत ज्यादा छोड़ देंगे बेस, तो आपको जो कटिंग करनी है उस समय आपको सावधानी रखनी है कि आप किस लेवल पे कटिंग कर रहे हैं। तो आपने बहुत सारे पॉटर ऐसे देखे होंगे जो बहुत सारी मिट्टी एक साथ चाक पर ले लेते हैं और ऊपर से पात्र बनाते जाते हैं और उसको आराम से काट करके निकालते जाते हैं। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बेस इज टू वॉल रेशियो। लेकिन जो शुरू के सीखने वाले लोग हैं तो उनकी सुविधा के लिए किताब में दिया गया है कि शुरू में जब आप बनाएं आप उतनी ही मिट्टी लें जिसके पात्र आपको बनाने हैं, और आप एक रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करें ओपनिंग के टाइम में। उसके बाद रेजिंग प्रोसेस होता है कि वाल को कैसे आप ऊपर ले जाते हैं। चाक घूम रहा होता है और उसके किसी एक किनारे पर आप ऐसे करके बाहर से और अंदर से उसमें प्रेशर डाल करके उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, रेजिंग प्रोसेस है। उसके बाद ड्राइंग अप है, अगर और भी ज्यादा ऊपर करना है, ऊपर कुछ आपको शेप देना है, शेप आप देते हैं उसको जिस तरह का पात्र आपको बनाना है। और ड्राइंग अप में फिर आप एक यूनिफॉर्मिटी वाल थिकनेस जो है उसको यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर उसकी कटिंग या रिमूविंग प्रोसेस है, फिनिशिंग ऑफ बेस है। तो ये सारे प्रोसेस की जानकारी आपको जो बेसिक्स ऑफ डायनेमिक फॉर्म्स है, गतिक आकार के आधार है, उसमें आपको इसकी जानकारी दी गई है। डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं। अगर आपकी मिट्टी उखड़ जा रही है, अगर उसमें दरार पड़ जा रहा है, जो आप ऊपर का टिप बना रहे हैं उसके अंदर दरार आ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, पात्र के अंदर अगर मिट्टी ज्यादा जमा, अगर पानी ज्यादा जमा हो गया है तो उसको एक डंडे में स्पंज लगा के उस पानी को बाहर निकाल दीजिए, वरना फिर वो बेस को और उस पात्र को खराब कर देगा। तो ये सारी जानकारी, ये डूज एंड डोंट्स जितने भी हैं वो इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। आपको डिजाइन फंडामेंटल की किताब दी गई है जिसमें कि डिजाइन की जो मौलिक बातें हैं, जो आधारभूत बातें हैं, उसकी जानकारी दी गई है। और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कोर्स के अंतर्गत। एक तो आप क्ले के साथ आप प्ले करके जो भी फॉर्म देना चाहते हैं, स्टैटिक स्टेट में या डायनेमिक स्टेट में। डायनेमिक स्टेट ये है जबकि व्हील पे मिट्टी घूम रही होती है, क्ले एक डायनेमिक स्टेट में है, उस समय आप शेप देते हैं। और दूसरा है कि जब आप उसको अपने हाथ से स्टैटिक स्टेट में मिट्टी को लेकर के आप, चाहे वो क्वाइलिंग प्रोसेस है या स्लैब प्रोसेस है या पिंचिंग है, तो उसको आप एक फॉर्म देने की कोशिश करते हैं, कोई भी मूर्ति बनाते हैं, तो ये सारा कुछ स्टैटिक क्ले फॉर्म के अंतर्गत आता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप फॉर्मिंग सीखते हैं, दोनों को मिला के फॉर्मिंग कहते हैं। यानी कि आप एक मिट्टी को जो भी आकार आप सोचते हैं आपने दे दिया, लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट बात है कि आकार देने के पहले हम कौन सा आकार दें, और आकार के अलावा पहले तो मटेरियल, अलग अलग मटेरियल मिलाकर के भी चीजें बनती हैं, तो उनको डिजाइन करना, जिसके बारे में अलग से टेली काउंसलिंग हो चुकी है और आशा है आपने उसको सुना होगा। तो इस किताब में जो डिजाइन के जितने ही प्रोसेस हैं उसकी जानकारी दी गई है। अलग अलग
एलिमेंट्स की भी जानकारी दी गई है। आपको पहले ज्योमेट्रिक फॉर्म और ऑर्गेनिक फॉर्म की जानकारी दी गई है। सिमेट्री, नॉन सिमेट्री के बारे में बताया गया। उसके बाद जो स्केचिंग के फंडामेंटल्स हैं कि आप किसी भी चीज़ को परसीव कैसे करें, उसका परसेप्शन करें, पहले गौर से देखें। उसके अंतर्गत एक रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है उनके अलग अलग डायमेंशंस में, उनको ऑब्जर्व करें। उनके शेड्स अलग अलग होते हैं, उनको आप ऑब्जर्व करें और उसे स्केच के माध्यम से आप दिखाने की कोशिश करें। एक कोरिलेशन होता है उनका एनवायरनमेंट के साथ। कोई भी चीज़ स्टैंड अलोन नहीं होती। जैसे ये टेबल है तो उसके ऊपर किताबें हैं, तो किताबों के साथ ये टेबल है और उसके साथ आसपास परिवेश की चीज़ें हैं, तो एक कोरिलेशन एनवायरनमेंट के साथ होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। कलर्स के बारे में बताया गया है, प्राइमरी कलर्स क्या है, सेकेंडरी कलर्स क्या है, टर्शियरी कलर्स क्या है, और कलर का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है। आखिरी चैप्टर में आपको डिज़ाइन के जो फंडामेंटल्स हैं कि कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन आपको करना है, क्ले प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, या कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें क्ले इज ए पार्ट, उसमें एक पार्ट है, एक भाग है, एक हिस्सा है क्ले, ऐसा कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो उसमें आपको कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। उसमें मार्केटिंग की भी बातें आ जाती हैं कि आप अपने टारगेट ग्रुप को देखिए, आप मटेरियल्स को देखिए, आप उसके कॉस्ट को देखिए कि कितना कॉस्ट में वो बनाया जा सकता है, और आप डिफरेंट मैकेनिज्म, शेप्स, मटेरियल्स के लिए ऑल्टरनेटिव्स कीजिए, तैयार कीजिए। उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना हो, लोगों से बात करनी हो, मार्केट सर्वे करना हो, लिटरेचर देखना हो, इंटरनेट पे देखना हो, वो सारा कुछ देखने के बाद आप डिफरेंट ऑप्शंस तैयार कीजिए। उन ऑप्शंस के ऊपर लोगों की ओपिनियन लीजिए और उसको इवैल्यूएट कीजिए कि फिर उसका फाइनल कॉस्ट क्या आएगा, और तब जाकर के आप उसका फाइनल एक स्केच तैयार कीजिए। उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स उसके जो हैं कि उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, मटेरियल आप क्या चूज करेंगे, अलग अलग चीज़ों के शेप क्या होंगे, और हर अलग पार्ट के आप अलग चित्र बनाइए। तो उसके बाद जाकर के आप प्रोडक्शन प्रोसेस में आते हैं। तब जाकर के आप कोई भी चीज़ चाक पर बनानी है, उसका कौन सा पार्ट चाक पर बनेगा, कौन सा पार्ट आपको हाथ से बनाना है, और कौन सा पार्ट डिफरेंट मटेरियल में है जो कि उसके अंदर उसको अटैच करना है, और उसकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, यानी उसकी असेंबली कैसे होगी। तो ये सारा कुछ आप उस स्टेज पे जाके करते हैं, और फिर जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो फाइनली उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, वो भी उसके अंतर्गत एक जुड़ी हुई चीज़ है जो आपको एक्टिविटीज़ इन मार्केटिंग है उसके अंतर्गत आपको दिया गया है। उसमें कैटलॉग डिज़ाइन की भी बात है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए आप मार्केट सर्वे करें, क्वेश्चनर डिज़ाइन करें, उसका कैटलॉग बना लें, और फिर उसकी प्राइसिंग करें। प्राइसिंग के डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताया गया है। इस पे भी एक टेली काउंसलिंग हो चुकी है मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें कि हमने आपको बताया कि मार्केटिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे आप प्राइसिंग करते हैं, प्राइसिंग के डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं, क्वेश्चनर डिज़ाइन आप कैसे करते हैं, और उसका एनालिसिस कैसे करते हैं सेल्स के बाद, एक उसकी रिपोर्ट आप तैयार करते हैं। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि पहले आप शुरुआत डिज़ाइन से करते हैं, डिज़ाइन के बाद आप प्रोडक्शन करते हैं, यानी आप चीज़ें बनाएंगे, प्रोडक्शन के बाद उसकी मार्केटिंग होती है, और फिर वो एक लूप चलता रहता है। मार्केटिंग के बाद आपको मार्केट से एक फीडबैक मिलता है, आपने जो भी सेल किया या जो भी आपका मार्केट में एक्सपीरियंस आया या आपने कोई सर्वे किया, उस फीडबैक के आधार पर जो अगला प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करेंगे उस फीडबैक को आप उसमें अगले प्रोडक्ट डिज़ाइन में उसको यूज़ करते हैं, और फिर डिज़ाइन के बाद फिर प्रोडक्शन में आप उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं जो कुछ भी आपने डिज़ाइन किया है। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको फॉलो करने के बाद आपके सक्सेसफुल होने की उम्मीद बढ़ जाती है। और उसमें जो बात कही गई है फिर उठती है माटी की लौ, जो निबंध आपके कोर्स में है, तो उसके अंदर जो ये बात कही गई है कि एक कारीगर या एक कुम्हार आज दयनीय स्थिति में है। हालांकि चीज़ों की डिमांड है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो किया जाए, जो डिज़ाइन, प्रोडक्शन और मार्केटिंग, ये तीन प्रोसेस को लिंक करके इसमें जिस तरीके से बताया गया है इस कोर्स के अंतर्गत, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसकी संभावना बहुत कम है कि कोई भी कारीगर या पॉटर जो है वो अपने
उद्देश्य में फेल हो जाए या वो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, क्योंकि आप उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, उसी हिसाब से मार्केटिंग करते हैं और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही फिर अगला प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। तो मित्रों, बहुत ही सरल भाषा में पूरी किताबें लिखी गई है। मुझे पूरा उम्मीद है आपने पढ़ा होगा और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी समझ में नहीं आया हो। फिर भी आपको अगर कुछ पूछना हो तो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, जो मैंने शुरू में जो पत्र आपको भेजा गया था किताबों के साथ, तो उसके अंतर्गत उसमें फ़ोन नंबर दिया गया है। आप कभी भी फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपके स्टडी सेंटर पे जो आपके टीचर हैं, उनसे भी आप बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं। और किताबों में बहुत सरल भाषा में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किताबें हैं, इसमें चित्र के माध्यम से सारी बातें कही गई हैं, इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो दुरूह है और आपकी समझ में ना आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अच्छी तैयारी हो गई होगी और आप सब इस परीक्षा को लें। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, कई छात्र मुझे मालूम है ऐसे हैं जो सिर्फ एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए या मिट्टी के काम में उनकी उत्सुकता है, वो सीखने के लिए आए हैं। उनका थ्योरी के एग्ज़ाम में उतना या सर्टिफिकेट में भी उनकी उतनी रुचि नहीं रहती। लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि आपको इस परीक्षा में भी आनंद आएगा। परीक्षा का स्वरूप हम लोगों ने काफ़ी अच्छा रखा है, जिसमें आपको स्केचेस के माध्यम से आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपकी जो रचनात्मकता है उसको दिखाने का आपको अवसर मिलेगा। इसलिए आप परीक्षा को अवश्य लें। 3 घंटे में आप जो भी उत्तर देना चाहते हैं वो आप दें और मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।